राष्ट्रीय आय के मापन में सकल और शुद्ध आधार के कॉन्सेप्ट का यूज राष्ट्रीय आय को समझने के लिए किया जाता है। वेलकम टू फिक्वी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12th के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का जो हमारा रहेगा ये थर्ड टॉपिक है। तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सकल एवं शुद्ध आधार पर मापन। तो सकल एवं शुद्ध आधार पर मापन किस प्रकार होता है ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है, मेजरमेंट ऑन ग्रॉस एंड नेट। तो देखिए, सकल एवं शुद्ध आधार पर मापन, तो इसमें हमको यही देखना है। तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन में आय को दो आधारों पर मापा जाता है। जो राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया जाता है तो उसको दो आधारों पर मापा जाता है। एक तो है सकल आधार और एक है शुद्ध आधार। एक ग्रॉस बेसिस और एक नेट पे। तो सकल मतलब ग्रॉस और शुद्ध मतलब नेट। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन की जो आय का जो किया जाता है लेखांकन, वो किस आधार पर? दो आधारों पर किया जाता है। ठीक है, सकल आधार पर मापन जो होता है वो कैसे होता है? जब राष्ट्रीय आय की गणना में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन को घटाया नहीं जाता तब उसे सकल कहा जाता है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है कि जो मूल्यह्रास होता है, मतलब जो टूटी फूटी चीजें हैं जिनमें घिसावट हो गई, मशीनरी चीजें हैं बहुत, तो उनको जो है घटाया नहीं जाता है। उनको सब ऐड करके, उनको सबको जोड़ के ही सकल जो होता है, जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास को भी घटाया नहीं जाता, वो भी उसमें शामिल होती है। ठीक है, ये हो गया सकल आधार पर मापन, ऐसे किया जाता है। अर्थ क्या है? सकल आधार पर राष्ट्रीय आय में देश के एक वर्ष में उत्पादित, एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर उत्पादित जो भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। अब अंतिम वस्तुएं मैं पहले ही बता चुकी कि अंतिम वस्तु जब भाई कच्चा माल हमारा रेडी होकर तैयार हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि कपास है। अब कपास से हमें कपड़े बनाने, तो जब फाइनल उसने अंतिम रूप ले लिया, कपास से जो हमने प्रोसेस की पूरी, कपास को सही किया गया, उसको एक सही रूप दिया गया, उसके बाद उसके धागे बनाए गए, उसको मशीन से प्रोसेस करके धीरे धीरे फिर उसको लास्ट जो अंतिम उसका बन के तैयार हुआ, एक शर्ट तैयार हो गई। अब डायरेक्टली तो कपास को पहनेंगे नहीं, तो कपास से ही कपड़े बनते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस बहुत सारी है। तो जिन प्रोसेस से निकलने के बाद जब वो अंतिम रूप ले लेता है अपना, मान लीजिए कि उससे एक शर्ट बन के तैयार हो गई, तो वो अंतिम हो गया। ठीक है, उसके बाद उसका कुछ नहीं है। उसके बाद हमने उसको दे दिया, सेल कर दिया, खरीद ली गई, वो भोग में आ गई। तो इस प्रकार एक वर्ष के अंदर जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो है, उनका कुल बाजार मूल्य सम्मिलित होता है, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है। इसमें क्या शामिल होता है? मूल्यह्रास भी शामिल होता है। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि सकल में मूल्यह्रास को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है, डेप्रिसिएशन को शामिल किया जाता है। अब है इसके बाद शुद्ध आधार पर मापन। अब हम शुद्ध आधार पर मापन कैसे करते हैं? अभी हमने देखा सकल आधार पर कैसे मापन किया जाता है कि एक वर्ष के अंदर जो भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं, उन सभी को मूल्य और मूल्यह्रास को उसमें घटाया नहीं जाता, उसको भी शामिल किया जाता है। अब हमारा है शुद्ध आधार पर मापन। जब राष्ट्रीय आय की गणना में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो उसे शुद्ध आधार पर कहा जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो उसमें जो पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास को क्या कर, इसमें क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है, इसमें माइनस कर दिया जाता है। उसमें हमने देखा कि उसमें माइनस नहीं किया जाता, मूल्यह्रास को भी उसमें शामिल करके ही मापा जाता है, लेकिन इसमें मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। ठीक है, शुद्ध आधार पर मापन से पता चलता है कि देश के वास्तविक उत्पादन क्षमता में कितना शुद्ध उत्पादन हुआ है, यानी पुराने पूंजीगत साधनों के घिसने और नष्ट होने की भरपाई के बाद शुद्ध उत्पादन। ये मतलब शुद्ध उत्पादन है, नेट, कि हमारे देश में जो टूटी फूटी चीजें थी, जो गिसावट वाली थी, जो उनमें भी जो खर्चा आया, वो सब लगाने के बाद, उनको सबको घटाने के बाद शुद्ध उत्पादन कितना हुआ है, ये हम इसमें शामिल करते थे। तो इसमें क्या कहते हैं? मूल्यह्रास जो है वो घटा दिया जाता है ना। शुद्ध उत्पादन कि पुराने जो पूंजीगत साधन है, जो पुराने साधन है जिनमें घिसाई हो गई, जो नष्ट हो गए, उनकी भरपाई करने के बाद, मतलब हम जो नष्ट हो गए उनके पीछे भी जो हमारा खर्चा लगा, वो सब करने के बाद शुद्ध उत्पादन कितना हुआ, तो वो होता है शुद्ध आधार पर मापन। उदाहरण के लिए देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। शुद्ध जो घरेलू उत्पाद है वो क्या है? एनडीपी, और शुद्ध जो राष्ट्रीय उत्पाद है नेशनल एनएनपी। ठीक है, शुद्ध बराबर सकल माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, शुद्ध बराबर सकल में मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, तो हमारा
शुद्ध आ जाता है। यदि सकल घरेलू उत्पाद 450 करोड़ रुपए और मूल्यह्रास 50 करोड़ रुपए है तो शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर 450 माइनस 50, तो कितना बचा? 400 करोड़ रुपए। किसकी? हमने इसमें क्या किया था? मूल्यह्रास को घटा दिया था। यहीं पे अगर हम सकल उत्पाद देखेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे कि मूल्यह्रास को ऐड कर देंगे तो 450 करोड़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने मूल्यह्रास को घटा दिया, माइनस कर दिया, इसलिए यहाँ पे कितना बचा? 400। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाता है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यह देश के निवासी चाहे वह देश हो या विदेश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या होता है कि या तो चाहे वो देश में काम कर रहे हैं हमारे देश के लोग या वो देश के बाहर काम कर रहे हो, तो उससे उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, चाहे वो बाहर काम कर रहे हो तो भी वो शामिल किया जाएगा, उनको जो इनकम मिल रही है, उनको जो मूल्य आय प्राप्त हो रही है वो भी शामिल किया जाएगा। हमारे देश के अंदर कर रहे हैं वो तो शामिल ही होगा, लेकिन अगर वो देश के बाहर भी काम कर रहे हैं तो जो उन्हें आय प्राप्त हो रही है, जो उनकी सेवाओं का मूल्य है, कुल मूल्य है, वो सब होता है। तो वो क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होता है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, इसका ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल सबका याद रखना है क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय का लेखांकन जो है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम्स में। तो आपको ये सूत्र जो फॉर्मूला है वो याद करके रखना है, ठीक है। और कहाँ पे माइनस क्या करना है, कहाँ प्लस करना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तो आप फॉर्मूला में भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो विदेशों में जो काम कर रहे हैं उनको भी जो आय प्राप्त हो रही है वो भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे हमने देखा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब हम यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देखेंगे, एनएनपी देख रहे हैं, यहाँ पे हमने जीएनपी देखा। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका आपको शॉर्ट नेम भी याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि जीएनपी एनएनपी इसमें आप कंफ्यूज होंगे, पर कंफ्यूज होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में। तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास जो डेप्रिसिएशन है को घटाने पर प्राप्त होता है, इसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, पुरानी जो संसाधन है, जो घिसे पिटे हैं, जिनमें जो टूट फूट गए थे, उनमें जो भरपाई की गई, उनमें जो पैसे लगाए गए, वो सब मूल्यह्रास करने के बाद, उनको घटाने के बाद जो प्राप्त होता है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसका सूत्र क्या है? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। यहाँ पे हम देखा जीएनपी बराबर जीडीपी और प्लस उसमें विदेशों से जो शुद्ध आय प्राप्त हुई वो शामिल किया गया। यहाँ पे हमने देखा कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, मतलब जीएनपी में हमने मूल्यह्रास को घटाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सूत्र लगेगा। अब बाजार कीमत, मार्केट प्राइस और साधन लागत फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों राष्ट्रीय आय मापन के दो प्रमुख अवधारणाएं हैं। देखिए, एक बाजार कीमत मार्केट प्राइस जो होता है और साधन लागत जो फैक्टर कॉस्ट, दोनों ही राष्ट्रीय आय मापन के दो प्रमुख अवधारणाएं हैं। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट क्या है? साधन लागत वह राशि है जो उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी को उनके योगदान के बदले मिलती है। ठीक है, अब साधन लागत क्या है? देखिए, साधन लागत वह होती है, वह राशि होती है जैसे उत्पादन के जो कारक है, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमी है, ये जो भी है, इन पे जो लगाया जाता है उनके बदले उनको योगदान के बदले जो मिलता है वही क्या कहलाता है? साधन लागत। अब देखिए, जैसे भूमि हमने दे दिया, उसका ब्याज मिला, श्रम को मजदूरी मिली, पूंजीपति को किराया मिला, उद्यमी को लाभ मिला, तो ये सब योगदान के बदले जो मिलता है वो है। अब मजदूर को देखिए वेतन मिलती है, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, जमीन पर किराया दिया जाता है और उद्यमी को लाभ मिलता है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे भूमि मजदूर को वेतन मिलती है, भूमि पूंजी पर जो मिलता है ब्याज मिलता है। हमने भाई किसी को पूंजी देंगे उधारी, तो हम क्या करेंगे? उससे ब्याज के रूप में उसको फिर लेंगे डबल। आज हमने किसी को 10,000 दिया, हम ब्याज के सहित उससे 15,000 ले लेंगे भविष्य में, तो इस प्रकार उसको ब्याज के रूप में मिलता है। ठीक है, और मजदूर को मजदूरी करता है तो वेतन मिलता है। जमीन आपने किसी को किराए पर दी तो आप उसको किराया मिलेगा, है ना। जमीन किसी को अपन रेंट पे देते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है उस जमीन पे, हमारी जमीन पे हमने उसको किराए में दे दी तो हमें उसका क्या मिलता है? किराया मिलता है। और उद्यमी जो ये सब कुछ कर रहा है, सारी चीजों का संचालन कर रहा है, उसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है, जो मेन सबका रिस्क उठा के रखता है। साधन लागत बराबर उत्पादन की वास्तविक लागत। ठीक है, साधन लागत बराबर उत्पादन की वास्तविक लागत, ये करों और सब्सिडी के प्रभाव से स्वतंत्र होती है। ये करों से भी स्वतंत्र होती है, इस पे करों का कोई बंधन नहीं होता, और सब्सिडी के प्रभाव से भी कैसी रहती है? फ्री रहती है, स्वतंत्र रहती है। बाजार कीमत मार्केट प्राइस,
ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, बाजार कीमत तो साधन लागत की बात हुई, तो हमने यहाँ पे साधन लागत देखा, फैक्टर कॉस्ट देखा कि कौन कौन से साधन है, उनमें कैसे क्या प्रॉफिट मिलता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बाजार कीमत। बाजार कीमत वह मूल्य है जिस पर वस्तुएं और सेवाएं उपभोक्ताओं को वास्तव में बेची जाती है। अब देखिए, आपको भी पता है बाजार कीमत नाम से समझ में आ रहा है कि मार्केट प्राइस वह मूल्य है जिस पर वस्तुएं और सेवाएं जो है उनको उपभोक्ताओं को वास्तव में वो बेची जाती है। अब वस्तुएं क्यों बनाई जाती हैं, सेवाएं क्यों बनाई जाती है, यो जिससे कि हम उसको बेचे, भाई उपभोक्ताओं को लिए बनाई जाती है, हम सबके लिए बनाई जाती है, उपभोक्ता है उसका उपभोग करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, सेवाएं लेते हैं, तो ये उनके लिए ही बनाई जाती है। तो ये बाजार कीमत जिस पर वस्तुएं और सेवाओं को बेचा जाता है, वास्तव में उन्हें बेचा जाता है उपभोक्ताओं को। इसमें सरकार द्वारा लगाए गए कर जैसे टैक्सेस जो होती हैं और दिए सब्सिडी को प्रभाव भी शामिल होता है ना। सरकार जो लोगों को सब्सिडी दे रही है और टैक्स दे रही है, उनका प्रभाव भी इसमें शामिल होता है। बाजार कीमत बराबर साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी, देखिए इसमें तीनों शामिल है। बाजार कीमत बराबर क्या हो गया, देखिए साधन लागत हो गया, फिर इसमें अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया गया और सब्सिडी को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट कर लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया जीएसटी हमको किसी न किसी रूप में देना है, वो दुकानदार के थ्रू हमें देना है, वो हमारे ऊपर जीएसटी लगा उनके ऊपर लगता है तो हमसे लेते हैं, तो इस प्रकार से वो इनडायरेक्टली हमें देना रहता है, और इसमें हमने सब्सिडी को माइनस कर दिया जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं साधन लागत और बाजार कीमत को देखते हैं, थोड़ा सा परिभाषा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि साधन लागत उत्पादन के कारकों को दी जाने वाली राशि होती है। ठीक है, जो उत्पादन के कारक अभी हमने देखा, भूमि है, पूंजी है ना, मजदूर है, ये सब। अब बाजार कीमत वस्तु और सेवाओं की वह कीमत जिस पर उपभोक्ताओं भुगतान करते हैं। बाजार कीमत क्या होती है, वस्तु और सेवाओं की वह कीमत होती है जो वस्तुएं होती है उनकी कीमत और सेवाओं की जो कीमत होती है उस पर जो उपभोक्ता भुगतान करते हैं, मतलब कि उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं, सेवाओं को खरीदते हैं और उसके बदले वो जो पैसे देते हैं, भुगतान करते हैं। भाई कोई भी चीज है तो उसके लिए पैसे देके ही खरीदना है, फ्री में तो मिलेगी नहीं। तो वस्तुएं अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हमें उसके बदले पैसे देने पड़ते हैं। इसी प्रकार अगर हम कोई सेवा ले रहे हैं, हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको सबको भुगतान करना पड़ता है। सब चीजें जो है वो पैसे के द्वारा ही होती हैं। तो और कर और सब्सिडी, कर और सब्सिडी शामिल नहीं है इसमें। साधन लागत में क्या शामिल नहीं, कर और सब्सिडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष कर जोड़े जाते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर जोड़े जाते हैं और सब्सिडी को घटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है वो हमारे अकाउंट में खुद पैसे आ जाते हैं। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो सरकार ने इनडायरेक्टली हमसे ले रही है ना, डायरेक्ट नहीं ले रही पर इनडायरेक्टली हमको उसको देना पड़ता है। दृष्टिकोण उत्पादक का दृष्टिकोण होता है यहाँ पे उपभोक्ता का। अच्छा, बाजार साधन लागत पर किसका दृष्टिकोण होता है, किसके दृष्टिकोण से, जो उत्पादक होता है। लेकिन बाजार कीमत जो इसके लिए किसके होता है, उपभोक्ता, क्योंकि हम उपभोक्ता के लिए वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं। अब उपयोग जो है राष्ट्रीय आय की गणना में की जाता है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मूल्यांकन में किया जाता है। अब जो साधन लागत है इसकी गणना किसमें की जाती है, राष्ट्रीय आय में, जो नेशनल इनकम है उसमें। लेकिन जो बाजार कीमत में किसकी की जाती है, सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद जो हमारे लोगों द्वारा ही संसाधनों का उपयोग करके हमारे देश में ही जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जीडीपी के मूल्यांकन में किया जाता है। ठीक है, घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। घरेलू आय क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। घरेलू आय से आशय उस कुल आय से जो किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सभी उत्पादन इकाइयों, निवासियों प्लस अनिवासियों दोनों द्वारा उत्पन्न की जाती है। अभी मैंने बताया घरेलू उत्पाद क्या है कि भाई हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग बाहर से, तो वो सब इसमें शामिल होता है। अब देश के अंदर जो भी उत्पादन हुआ, चाहे वो उसे देशवासी करें या विदेशी, सब शामिल होगा। मतलब चाहे जो लोग बाहर से हमारे देश में काम कर रहे हैं उनके द्वारा मिली आय, उनके द्वारा कमाई गई राशि, और जो हमारे देश के निवासी उनको द्वारा। तो यहाँ पे क्या बोला है, निवासियों और प्लस अनिवासियों दोनों। जो हमारे देश के निवासी हैं वो तो है ही, और जो हमारे देश के निवासी नहीं है वो भी, लेकिन दोनों द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है, ये दोनों ही जो उत्पन्न किए थे, चाहे हमारे देश में वो हो या ना हो, विदेशी हो, तो हमारे देश के अंदर उत्पादन होना चाहिए। बस हमारे देश के अंदर, एक साल के अंदर हमारे देश के अंदर जो उत्पादन होता है, वो चाहे देश का व्यक्ति हो हमारे, चाहे विदेशी से बाहर हमारे देश में काम कर रहा हो, वो सब शामिल होता है इसमें। ठीक है, घरेलू उत्पाद में घरेलू आय बराबर राष्ट्रीय आय और माइनस इसमें विदेशों से शुद्ध कारक आय, NFIA। ठीक है, इसमें शामिल होता है। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
अब हम राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की बात करें तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य उस कुल आय से है जो देश के नागरिकों निवासियों द्वारा अर्जित की जाती है, चाहे वे देश के अंदर हो या विदेशों में काम कर रहे हो। अभी हमने देखा कि जो घरेलू उत्पाद है वो देश बाहर के लोग भी हमारे देश में जो काम कर रहे हैं, विदेशों से जो लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं उनके द्वारा भी कमाई गई राशि आय जो वो सब शामिल होता है। लेकिन जो राष्ट्रीय आय है उसमें क्या है कि हमारे देश के लोग बाहर भी अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे देश के लोग जो है बाहर भी काम कर रहे हैं तो उन या तो देश के नागरिक निवासियों द्वारा अर्जित की जाती, चाहे वो हमारे देश के अंदर काम कर रहे हो या विदेशों में काम कर रहे हो, लेकिन जो उनके द्वारा आय कमाई गई है, जो उनके द्वारा पैसे कमाए गए आय, उनको सबको इसमें शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीयता के आधार पर मापा गया उत्पादन ना कि भौगोलिक सीमा के आधार पर होता है। अब ये राष्ट्रीय आय के जो आधार पर मापा जाता है, ये इसको जरूरी नहीं कि भौगोलिक सीमा के आधार पर किया जाए, ठीक है। राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से शुद्ध कारक NFI है। अब इसका भी सूत्र क्या है कि राष्ट्रीय आय है बराबर घरेलू आय और जो विदेशों से शुद्ध कारक आय प्राप्त हो रही है वो, ठीक है, जहां NFI जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त कारक आय, जो हमारे देश में विदेशों से जो आय प्राप्त हो रही है वो विदेशों को दी गई कारक आय और जो विदेशों को दी गई आय है वो, ये दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय आय है, हमने देखा कि राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या है कि देश के जो नागरिक हैं वो विदेशों में भी अगर काम कर रहे हैं, वहां से भी जो आय उनको प्राप्त हो रही, या फिर हमारे देश का नागरिक हमारे देश में ही जो आय प्राप्त कर रहा है वो सब शामिल होता है। राष्ट्रीय आय के आधार पर मापा गया उत्पादन जो होता है वो भौगोलिक, जरूरी नहीं कि भौगोलिक सीमा के आधार पर ही हो, जबकि हमने शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या देखा था कि भौगोलिक सीमा के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय आय बराबर जो इसका फॉर्मूला है घरेलू आय प्लस विदेशों से शुद्ध जो प्राप्त कारक आय होती है वो। अब ये है क्या, विदेशों से हमने जो हमें प्राप्त हुई कारक आय और विदेशों को जो दी गई आय वो, तो ये इसमें हम विदेशों से प्राप्त कारक आय और माइनस क्या कर देते हैं, विदेशों को जो दी गई कारक आय है उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो NFI जो फैक्टर है इसका जो पूरा चीज था यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया कि बाजार कीमत है, साधन लागत है, ठीक है, साधन लागत, बाजार कीमत, शुद्ध उत्पाद, सकल उत्पाद, ये चीजें हमने यहाँ पे देखी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको आप समझेंगे तभी और आगे की चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये क्लियर होना चाहिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या चीजें शामिल है, क्या नहीं शामिल है, किन चीजों को शामिल किया है, किसको नहीं शामिल किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। बाजार कीमत और साधन लागत में क्या फर्क होता है, क्या क्या चीजें बाजार कीमत में शामिल होती है और क्या चीजें साधन लागत में शामिल होती हैं, तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से क्लियर कर लिया था कि बाजार कीमत और साधन लागत दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमने इसको भी देख लिया। और इसके बाद हमने घरेलू आय और राष्ट्रीय आय की बात की कि घरेलू आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय क्या होती है, घरेलू आय में क्या चीजें शामिल होती हैं और राष्ट्रीय आय में क्या चीजें शामिल होती हैं, तो ये चीजें भी यहाँ पे क्लियर हो गई। तो राष्ट्रीय आय में हमने देखा कि राष्ट्रीय आय में किन चीजों को शामिल किया जाता है, नागरिक किस प्रकार जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं या फिर जो विदेशों में काम कर रहे हैं वो सब शामिल होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी हमने देखा। तो फॉर्मूला तो देखिए इसमें बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें सॉल्व करनी है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। इस तरह सकल और शुद्ध आधार पर मापन से हमारे देश की इकोनॉमी का रियल पिक्चर देखने को मिलता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।